विद्युत काली पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसने एक ड्रैगन और नागरानी के बीच चल रहे संघर्ष को देखा। आचार्य थामा भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने विद्युत और अपने चारों तरफ एक कवच बना लिया था। इस कवच में आचार्य की काफी ऊर्जा खर्च हो रही थी, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून आ गया। आचार्य के मुंह से खून निकलता देखकर विद्युत घबरा गया और हड़बड़ाते हुए बोला, आचार्य थामा, क्या आप ठीक हैं? इस पर आचार्य बोले, विद्युत, हम अभी दो हमलों के बीचों बीच थे। जहां वो हमले टकराए थे उस जगह के सबसे करीब, जिस वजह से उस हमले का असर हम पर सबसे ज्यादा हुआ। इसमें लगभग मेरी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो गई। यह हमला कोई मामूली हमला नहीं था। ये दोनों जानवर अनोखे और दिव्य थे, इसलिए इनकी शक्ति भी किसी 8वें स्तर के योद्धा से कम नहीं है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे आचार्य इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। वो तो मुझे तुम्हें यह दिखाना था, और मेरी आधी शक्ति तुम्हें बचाने और आधी शक्ति हम दोनों को छुपाए रखने में लगी हुई थी। इसलिए मैं सही तरीके से कवच को मजबूत नहीं कर पाया और इन दोनों की अंदरूनी शक्तियां सीधे मुझसे टकराई। लेकिन तुम मेरे पीछे होने के कारण बच गए। इधर सर्परानी की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी, जिसे देखकर विद्युत बोला, आचार्य, क्या ये सर्परानी बच पाएगी? लेकिन आचार्य इस बात का जवाब देते उससे पहले ही एक आवाज वहां सुनाई दी, तुम दोनों बाहर आ सकते हो। ये आवाज थी सर्परानी की। जब विद्युत ने यह बात सुनी तो वो घबरा गया और बोला, आचार्य, हम पकड़े गए। ऐसा बोलते वक्त विद्युत डर से कांप रहा था। तभी आचार्य बाहर आते हुए बोले, मानना पड़ेगा, तुम सर्पों की रानी हो। तुम्हारी शक्तियां लाजवाब है। तुमने मुझे पकड़ लिया। विद्युत अब भी आचार्य के पीछे खड़ा था। जब उसने सर्परानी को देखा तो वो हैरान था। वो एक आधी इंसान और आधी सांप थी, और वो बेहद खूबसूरत थी। आचार्य के सामने आते ही वो नागिन बोली, तो ये तुम हो? तभी मैं सोचूं कि मेरे हमले के बावजूद तुम यहां कैसे खड़े रहे। तो मैंने सही सुना था, तुम अभी तक जिंदा हो। थामा लेजेंड टाइगर, तुम्हारी शक्ति सच में बहुत ज्यादा है। तभी विद्युत बोला, आचार्य, क्या आप इन्हें जानते हैं? इस पर आचार्य ने कहा, हाँ विद्युत, अपनी जवानी में मैं भी कभी सर्परानी से लड़ा था, लेकिन उस वक्त मैं एक आम 9वें स्तर का योद्धा था। जब विद्युत ने यह सुना तो हैरान हो गया। आम 9वें स्तर का योद्धा? यह शब्द सुनकर विद्युत को और भी ज्यादा हैरानी हुई। जब सर्परानी ने देखा तो उसका ध्यान विद्युत पर गया और वो बोली, क्या यह लड़का तुम्हारा बेटा है? जब विद्युत ने यह सुना तो वो एकदम से चौंक गया और आचार्य की ओर देखने लगा। इस पर आचार्य बोले, हाँ, ये मेरा बेटा है। मैं इसे यहां ट्रेनिंग के लिए लेकर आया हूं। तभी विद्युत बोला, क्या आप इस सर्परानी की मदद नहीं कर सकते, जैसे आपने मेरी जान बचाई थी? इस पर आचार्य कुछ बोलते उससे पहले ही नागिन बोली, बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब ज्यादा देर तक नहीं बचूंगी। मैं अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हूं। हमारे शरीर में इंसानों की तरह चक्र नहीं होते। हाँ, अगर मैं कुछ साल और जिंदा रह पाती तो मैं पूरी तरह से इंसानी रूप ले लेती और अपनी चक्रीय ऊर्जा को जागृत कर लेती। फिर मैं भी थामा की तरह कवच का निर्माण कर अपने आप को बचा लेती। तभी विद्युत बोला, फिर वो ड्रैगन कैसे कवच बना पाया? इस पर आचार्य गुस्सा होते हुए बोले, ये सही वक्त नहीं है तुम्हारे सवालों का, तो तुम शांत रहो। आचार्य थामा को गुस्सा करते देख सर्परानी बोली, तुम मर्द हमेशा सख्त होते हो। बच्चे, हर दिव्य जानवर को उसके जन्म के साथ कुछ शक्ति उसके पूर्वज से मिलती है। उस फायर ड्रैगन के पास भी ऐसा ही एक कवच है। ये उसे जन्म से मिला था, जिसे मैंने तोड़ दिया। अब उस कवच को दोबारा बनाने के लिए सालों का वक्त लगेगा। ये बोलते वक्त उसके शरीर से लगातार खून निकल रहा था। तभी नागिन आचार्य थामा की ओर देखते हुए बोली, थामा लेजेंड टाइगर,
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस पर आचार्य थामा बोले, तुम्हें क्या मदद चाहिए? नागरानी बोली, क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख सकते हो? पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसकी जिंदगी भर रक्षा करोगे जब तक उसकी शक्ति मेरे जितनी यानी कि 3 फनों वाले नाग तक विकसित नहीं हो जाती। इस पर आचार्य बोले, पर मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल क्यों रखूं? इससे अच्छा मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी शक्तिमणि हासिल कर अपनी शक्ति बढ़ा लूं। सर्परानी भड़क गई और वो गुस्से से फुंकारते हुए अपने 3 फन वाले नागिन रूप में आकर गुस्से से बोली, मैं भले ही तुमसे लड़ नहीं सकती, पर तुम अच्छे से जानते हो मेरे एक इशारे पर इस जंगल के सारे जानवर जो 6 स्तर के हैं वो भले ही तुम्हें न मार पाए, पर इस लड़के को तो आसानी से खत्म कर देंगे। तुम शक्तिशाली हो, पर तुम्हारे साथ खड़ा ये लड़का नहीं बच पाएगा और तुम इसको बचा नहीं पाओगे और ना इसको बचाते हुए लड़ पाओगे। जब आचार्य थामा ने विद्युत को देखा तो उसकी आंखों में खौफ और मौत का डर था। तभी आचार्य बोले, डरो मत विद्युत, मैं तुम्हें अपने जीते जी कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य सर्परानी को देखते हुए बोले, नागरानी, तुमने अगर दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम जख्मी हालत में हो। तभी सर्परानी बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आदिदेव का रहस्यमय कवच दे दूंगी। आदिदेव का कवच तो जानते ही हो, वो कवच तुम्हारे इस बच्चे के लिए जो अभी शक्ति स्तर के पहले चरण में है। इस पर आचार्य ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने बच्चे को विद्युत के साथ रहने देने का वादा करना होगा। इस पर सर्परानी गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम चाहते हो मेरा बेटा सर्पों का होने वाला राजा इस इंसानी लड़के का गुलाम बने और इसका पालतू जानवर बने? इस पर आचार्य बोले, मैं ये नहीं कह रहा कि गुलाम बने, मैं बस ये कह रहा हूं कि वो इसके साथ रहे। इसमें तुम्हारे बच्चे का फायदा है, ये तुम भी जानती हो। ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि मेरा बेटा है और ये एक महान योद्धा बनेगा, इस दुनिया का आने वाला ब्रह्म योद्धा। और शायद तुम्हें जानकर हैरानी होगी, मेरे बेटे के पास जन्मजात कुदरती विद्युत की शक्तियां हैं और इसके पास आदिदेव की दूसरी तकनीक ब्रह्म चक्र तकनीक है। तुम्हारा बेटा भले ही सर्पों का होने वाला राजा हो, लेकिन वो कभी भी मेरे बेटे का मुकाबला नहीं कर पाएगा और अगर वो इसके साथ रहेगा तो शायद वो हमेशा सुरक्षित रहेगा और विकसित होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं थामा द लेजेंड वादा करता हूं विद्युत की तरह ही उसकी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। जब सर्परानी ने यह सुना तो वो सोचने लगी और वापस अपने आधे इंसान और आधे नागिन के रूप में आ गई। अपना रूप बदलने के बाद सर्परानी अपनी शक्ति से सील बनाने लगी। नागिन को सील बनाते देख विद्युत डरने लगा और बोला, आचार्य, ये हम पर हमला कर रही है। विद्युत को डरता देख आचार्य बोले, शांत हो जाओ विद्युत, ये हमला नहीं कर रही, ध्यान से देखो। विद्युत ने आचार्य की बात सुनी और नागिन को देखने लगा। नागिन ने जब अपनी पूरी सील की तो पहाड़ी पर लगा कवच हटा और एक बड़ी गुफा सामने नजर आने लगी। ये गुफा काफी बड़ी थी। गुफा से सील हटते ही उसमें से एक 5 या 6 इंच का सांप रेंगता हुआ बाहर आया और नागिन के आसपास घूमने लगा, जिसे देख आचार्य ने कहा, ये इस नागिन का बच्चा है जो अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ है। इस नागिन के कमजोर होने का दूसरा कारण ये बच्चा ही है, इसलिए उस चालाक फायर ड्रैगन ने इस पर हमला किया था। वो तो इस नागिन के पास ये ताकतवर हथियार था जिस वजह से ये इसका बचाव कर पाई, और वो मणि इस बच्चे के पास ही है, क्योंकि जब कोई दिव्य जानवर अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो कुछ न कुछ शक्ति का अंश अपने बच्चे को दे देता है। इसे ऐसा भी कह सकते हो कि इसकी शक्तियों का अंश इस मणि में है। तभी वो नागिन अपने बच्चे से बोली। यह सर्प भाषा थी जिसे कोई 7वें स्तर के बाद ही समझ सकता था, इसलिए विद्युत उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। तभी नागिन ने अपने बच्चे को विद्युत की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा और वो 5-6 इंच का सांप धीरे धीरे विद्युत के पास आया और उसके शरीर से लिपटता हुआ उसकी कलाई से लिपट गया।
ये देख विद्युत बोला, आचार्य ये सांप मुझे काटेगा तो नहीं ना? इस पर नागिन बोली, नहीं बच्चे, पर अगर तुम इसको परेशान करोगे तो ये तुम्हें जरूर काटेगा। और हां, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें इस सांप को दिन में एक बार खून पिलाना होगा। जब विद्युत ने यह सुना तो वो घबरा गया और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, खून? ये देखकर नागिन हंसकर बोली, घबराओ मत बच्चे, ये तुम्हारा खून नहीं पिएगा, ये किसी भी पहले स्तर के जानवर का खून पी लेगा और कुछ वक्त के बाद इसे खून पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी आचार्य बोले, और वादे के अनुसार वो आदिदेव का कवच? ये सुनकर नागिन ने अपना हाथ लहराया और एक कागज विद्युत के हाथ में आ गया। ये एक नक्शा था जो काले रंग का बना था, जिस पर सुनहरे रंग की रोशनी से लाइन बनी हुई थी। कागज देने के बाद नागिन बोली, अब तुम यहां से चले जाओ। यह सुनते ही आचार्य ने भी ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं समझी और जाने लगे। वो छोटा सा सांप भी आम जानवरों से ज्यादा समझदार था। वो आचार्य और विद्युत को जाता देख विद्युत की कलाई से उतरकर नागिन के पास चला गया। ये देखकर नागिन की आंखों से आंसू गिरने लगे, जो नीचे गिरते ही चमककर मोती बन गए। ये देख आचार्य ने कहा, विद्युत, इन्हें शीशी में रख लो। इस पर विद्युत हैरानी से बोला, आचार्य, हम इन आंसुओं का क्या करेंगे? आचार्य बोले, विद्युत, तुम नहीं जानते ये एक दिव्य नागिन है। इसके खून और आंसुओं में बहुत शक्तियां हैं। इसके आंसू किसी की भी अंदरूनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इसके खून से तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन विद्युत को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विद्युत ने महसूस किया कि उसके हाथ से सभी बोतलें किसी रहस्यमयी शक्ति के जरिए नागिन के पास जाने लगी। विद्युत ने देखा, नागिन ने सभी बोतलें अपने आंसुओं और खून से भर दी। नागिन के खून और आंसू से 12 बोतलें भर गई। आचार्य सभी बोतलों को अपनी अंदरूनी ऊर्जा से विद्युत के पास ले आए और विद्युत ने उन्हें आचार्य के बताए अनुसार अपनी अंगूठी में रख लिया। अब तक वो नागिन का बच्चा भी विद्युत की कलाई पर वापस आ गया। इसके साथ ही आचार्य उसे पहाड़ी के ऊपर अपनी शक्ति के माध्यम से हवा में उड़ाकर ले गए। तभी एक दर्द भरी चीख निकली और एक रोशनी आकाश में उड़ते हुए विद्युत और उस सांप के शरीर में चली गई और एक आवाज भी शक्ति के माध्यम से सुनाई दी, याद रखना थामा, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मेरी इस सील की वजह से जब मेरा बच्चा मरेगा उसी पल ये लड़का भी मारा जाएगा। इसीलिए कभी भविष्य में तुमने मेरे बच्चे से उसकी शक्ति मणि हासिल करने की कोशिश की तो ये दोनों ही मरेंगे। जिस दिन ये अपनी शक्ति के 9वें स्तर और मेरा बेटा 3 फनों वाला नाग बनेगा, उस दिन ये सील खुद ब खुद टूट जाएगी। जब आचार्य ने यह सुना तो वो क्रोध में आ गए और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोले, ये दुष्ट नागिन चाहते चाहते भी अपने बच्चे का बचाव करके चली गई। ये सुनकर विद्युत बोला, आचार्य, मुझे कुछ होगा तो नहीं? इस पर आचार्य बोले, नहीं, पर अब तुम ये समझ लो कि हमें जल्द से जल्द तुम्हें शक्तिशाली बनाना होगा। फिर आचार्य ने विद्युत की कलाई पर सांप को देखा जो चैन की नींद सो रहा था। कुछ देर हवा में उड़ते उड़ते वो काली पहाड़ी के ऊपर एक गुफा के पास उतर गए। विद्युत ने आचार्य के पहाड़ी पर उतरते ही कहा, आचार्य, ये कौन सी जगह है और हम इतना ऊपर क्यों आए हैं? आचार्य ने कहा, ये मेरा घर है विद्युत, मैं यही रहता हूं। तभी उस गुफा से एक खतरनाक जानवर के दहाड़ने की आवाज आई और वहां की जमीन कांपने लगी। जब विद्युत ने यह देखा और महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ का सांप भी डरकर उसके गले के पास आ गया। कौन सा खतरनाक जानवर है वहां? क्या नागरानी का अंत हो जाएगा? आचार्य ने विद्युत को अपना बेटा क्यों कहा? ब्रह्मयोद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।